तो मेरा मानना ये है कि जहाँ तक अमेरिका और चीन के रिश्तों की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए चीन, और ये वो जानते हैं इस बात को। और इसलिए अभी चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो या वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी हो या ट्रम्प हो या बाइडन हो, मैं ये समझता हूँ कि एक जनरल कंसेंसस है कि चीन को किसी तरह से एक नॉर्मल देश की तरह बिहेव करने पर किस तरह मजबूर कर सकते हैं वो, और वो उसका हम कह नहीं सकते किस तरह होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि बाइडन भी पूरी तरह से इस बारे में आश्वस्त हैं कि चीन के साथ में उन्हें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप भी सोच लें, ये रियल पॉलिटिक है। इसमें सिर्फ इसलिए कि भारत चाहता है अमेरिका चीन की तरफ खिलाफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका चीन के खिलाफ इसलिए है कि उनकी अपनी गद्दी छीनने की नौबत आ रही है। तो इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क जो उनको हेल्प कर सकता है इस रीजन में कौन है? भारत। तो वो जानते हैं कि भारत के साथ में, और एक डेमोक्रेसी है, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो अभी तक हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं या हमारे जो अप्रोचेस हैं या स्ट्रैटेजी है, वो वैसी ही चलती रहेगी, बल्कि और सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बाइडन एकदम कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ट्रंप का था, वही अप्रोच करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कुछ ना कुछ तो आएगा। क्योंकि आपको देखिए कि एक बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, एक मल्टीलैटरल रिलेशनशिप होती है, और चीन सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह। जहाँ पे अमेरिका को कई बार चीन के साथ में बात करनी पड़ती है, कई बार उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और ये सभी देशों के लिए अप्लाई करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कई कॉन्टेक्स्ट में जो है ये वो कोलैबोरेट करेंगे, बट जहाँ तक चीन की जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो सबसे ज़्यादा फॉल्टी पॉलिसी थी। भले ही एक उनके मुल्क में लोगों के लिए एक बड़ा वो रहा हो, लेकिन अमेरिका हमेशा से एक ऐसा मुल्क माना जाता है जहाँ पे सारी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते हैं। क्रूसिबल ऑफ सिविलाइजेशन आई वुड से, और क्रूसिबल ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द वर्ल्ड। वही इसी की वजह से जो अमेरिका आज जहाँ पहुँचा है वो वहाँ पहुँचा है। तो आप यहाँ चाहे उनके प्रेसिडेंट्स को देख लें, आप किसी को, सब दूसरे कहीं ना कहीं मुल्कों से आए हुए लोग हैं। तो ये एक इलेक्शंस में इस तरह का प्रचार होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी नीति थी। अब जहाँ तक H1B वीज़ा का सवाल है, उससे हमारे डायरेक्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स पे, हमारे प्रोफेशनल्स के मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। भारत सबसे ज़्यादा इसको यूज़ भी करता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसा उन्होंने खुद ही कहा है बीच में, अपनी जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं या एक स्ट्रैटेजी पेपर दिया है उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के बारे में, तो उसमें दोनों चीज़ों में कहा है। और उन्होंने ओपनली, जैसा अभी आप देखेंगे कि मुस्लिम्स के बारे में भी एक इशू कर दिया कि उनको तुरंत आने के लिए जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं रिलीजियस बेसिस पे, उनको दूर कर देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि भाई H1B वीज़ास को या और जो सिटीजनशिप है फॉरेन की, जो लीगल सिटीजन्स हैं, या उन सबको पूरा मौका दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये भारत के लिए बड़े हित की बात रहेगी। अब कमला हैरिस ने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था, और उन्होंने कश्मीरियों के साथ कहा था आर्टिकल 370 जिस वक्त रिवोक हुआ कि हम आपके साथ हैं। तो देखिए, एक चीज़ है कि डेमोक्रेट्स हमेशा से माने जाते हैं कि वो ओपनली सपोर्ट करना चाहते हैं। ओबामा ने भी कहा, क्लिंटन ने भी कहा, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन हमें जब पता है कि कैसे उन लोगों के साथ में डील करना है, कैसे उसको करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी तो वो पूरी तरह से इसी के बारे में पढ़े। ये बात ज़रूर है कि बायलैटरल बेसिस में ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उनको वे करना पड़ेगा कि भारत के इस तरह के जो इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात करना ज़्यादा उचित रहेगा, या भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके लार्जर इंटरेस्ट में है वो देखना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका उस चीज़ को, जिस तरह की सबसे लार्ज बिगेस्ट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की बातों को बढ़ाया जाए। लेकिन हमें भी भारत में इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो अलेजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं बहुत बारी, उन सब चीज़ों को अननेसेसरी हवा या तूल ना मिले। तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह पूरा करती है, मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार उसमें कार्यरत रहेगी। बाइडन का कहने को तो बहुत सारी एजेंडाज हैं, लेकिन मेरा सोचना यह है कि सबसे बड़ा एजेंडा उनका ये पहले ही रहेगा। एक तो ये कि वो देश इस वक्त सबसे ज़्यादा
कोविड वायरस से जूझ रहा है, तो वो सबसे बड़ी उनकी समस्या है। दूसरी समस्या उनकी इकोनॉमी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो शुरू में मैं समझता हूँ, चाहे बाइडन हो, बाइडन कमला हैरिस टीम हो, या कांग्रेस हो, या सेनेट हो, जो भी हो, तो वो सारे लोगों का सबसे बड़ा फोकस रहना चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, और वही रहेगा भी। इंटरनेशनल डोमेन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है दुनिया के लिए, वो ये है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे WHO, WTO हो, यूनिसेफ और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसमें उन्होंने विड्रॉ किया है, क्लाइमेट चेंज से विड्रॉ किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, इसमें वो क्लाइमेट चेंज जैसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। और भारत इस वक्त, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर है, तो हम लोग आपस में मिलकर के UN रिफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा काफ़ी आगे बात कर सकते हैं। हम लोग जॉइंटली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे WTO रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। WHO में, जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और काउंसिल के ऊपर में इंडिया इस वक्त चेयर में है 1 साल के लिए, तो हम समझते हैं कि इसमें कोलैबोरेट करने के लिए हमारे बहुत कुछ है एक दूसरे के साथ। उनका एक ऑफ कोर्स रशिया के साथ में एक कंपटीशन रहता है, और मैं समझता हूं कि चूंकि ये पहले कहा गया कि रशिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया, हालांकि ऑन ग्राउंड ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं, क्योंकि रशिया की काफ़ी सैंक्शंस प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान में ही लगी हैं। लेकिन वो एक कंपटीशन है 2 सुपर पावर्स के बीच में, और वो चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक रिलेशनशिप होगी जो ना कॉन्फ्रंटेशनल होगी और ना ही बहुत दोस्ती वाली होगी। तो इसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम उस रिलेशनशिप में रहेगा। एक मिसट्रस्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन दोनों पावर्स की हाई टेबल पे किन्हीं बातों के ऊपर, इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर एग्रीमेंट बहुत आवश्यक है। ईरान दूसरी एक बहुत बड़ी एक मल्टीलैटरल डील हुई थी P5+1 के बीच में, जो इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप 18 में वापस आ गए। उसमें उसके चलते ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक खतरे का माहौल है, युद्ध हो सकता था। तो ये सब चीज़ें जो है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से JCPOA दोबारा से रीस्टार्ट हो। मैं समझता हूँ उसमें उनके यूरोपियन पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा जोर देंगे, तो वो आना भी चाहते हैं उसके अंदर। और लेकिन वो आएंगे कुछ अपने कंडीशनैलिटीज़ के साथ में, क्योंकि कोई भी एकदम बड़ा मुल्क जो है वो ये नहीं दिखना चाहता कि वो नीचे झुक रहा है किसी भी चीज़ में। तो वो आएंगे कुछ कंडीशंस के बारे में। मैं समझता हूँ ईरानियंस भी अब तक समझ चुके हैं कि अगर उन्हें कोई लाभ होना है, जैसे ओबामा के टाइम पे हुआ था, तो वो ये अगले 4 साल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ओवरऑल जहाँ तक मेरा समझना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के लिए एक अच्छा ही साबित होगा। छोटे मोटे न्यूएंसेस, छोटे मोटे डिफरेंसेस, छोटे प्रॉब्लम्स, और चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हों या किसी भी बारे में, उनमें कुछ में एड्रेस होगा, कुछ में बढ़ेंगे, क्योंकि हर देश के लिए सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है।